स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जस का तस बना हुआ है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। युद्ध विराम को लेकर दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई सफलता मिलती नहीं दिखती, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में आ रही नरमी आने वाले दिनों में कोई सकारात्मक परिणाम ला सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 3 साल बाद भी यूक्रेन रूस संघर्ष जस का तस जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कूटनीतिक बयानबाजी के बीच शांति प्रक्रिया की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप की सक्रियता ने संघर्ष समाप्त होने की उम्मीद जगा दी। हालांकि एक दिन पहले ज़ेलेंस्की के कब्जे वाले क्षेत्र की अदला बदली के प्रस्ताव को क्रेमलिन ने खारिज करते हुए कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति 6 महीने पहले कब्जाए कुर्स्क को वापस कर ट्रंप की योजना को अमल में लाना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन की अखंडता पर बिना आंच आए संघर्ष खत्म हो जाए। साक्षात्कार के दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के हिस्सों को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी नियंत्रित क्षेत्र से बदलने का सुझाव दिया था। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूस ने कभी भी अपने क्षेत्र की अदला बदली के विषय पर न तो चर्चा की है और न ही आगे करेगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष खत्म करने की कवायद म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भी होने की संभावना है, क्योंकि इसी सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होगी मुलाकात, जिसमें संघर्ष खत्म करने के प्रारूप पर चर्चा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग, जो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे, उन्हें संघर्ष रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ युद्ध खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका बैठक से पहले यूरोपीय देशों से भी युद्ध रुकवाने को लेकर चर्चा कर रहा है। बहरहाल अमेरिका और रूस के बीच पिछले 4 वर्ष से जारी तल्खी वक्त के बीतने के साथ कम होती दिख रही है। रूस द्वारा अमेरिकी शिक्षक मार्क फोगेल को रिहा करना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक नरमी का संकेत दिखाता है, जो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को बढ़ावा दे सकता है। एम्बेसडर एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो सभी के दिमाग में एक सवाल आता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। और हाल के दिनों की हम बात करें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद ये लग रहा था कि अब इस दिशा में बातचीत होगी, तो कुछ हलचलें भी हुई हैं। और पिछले 2-3 दिन की हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से रिपोर्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई है, जिसको क्रेमलिन ने न खारिज किया न उसका समर्थन किया। उसके बाद अगला बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से आता है। वो कहते हैं कि जो कब्जे वाले इलाके हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ, जिसने जिसका देश में जितना कब्जा किया है उसको वो छोड़ दें तो ये युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन रूस ने इसको बिल्कुल मना कर दिया। तो क्या कुछ कहेंगे आप, ये युद्ध कब खत्म होगा और इसके लिए क्या कोशिशें गंभीरता से चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो वो किस तरह की कोशिशें हैं? देखिए, अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप के बयान देखें जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तब के और उसके बाद भी उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ये युद्ध नहीं जीत सकता क्योंकि यूक्रेन कमज़ोर पार्टी है, एक चीज़। दूसरा, अमेरिका $300 बिलियन खर्च कर चुका है यूक्रेन के ऊपर, और अगर ये युद्ध जारी रहता है तो ये यूरोपियन लड़ाई है, तो यूरोप के देशों को अधिक खर्च करना चाहिए। आज आपकी जो रिपोर्ट ये बनी है उसके बाद उनके पीटर हेग्सेथ जो रक्षा सचिव हैं, उनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बयान उन्होंने ब्रसेल्स में दिया है। वहाँ यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप, जिसमें 40 देशों के यूरोपियन देशों के नेता थे, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट 3-4 बिंदु कहे हैं। एक, उन्होंने कहा कि प्री 2014 से पहले के जो बॉर्डर्स हैं वहां वापस चले जाएं, ये एक अनरियलिस्टिक एम्बिशन है। 2014 में हमें याद रखना चाहिए रूस ने क्रीमिया को ले लिया था। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि नेटो मेंबरशिप के यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाएगा, ये एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन से ये संभव नहीं है।
तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो अगर लड़ाई चलती रहती है तो यूरोप के लोगों को, यूरोप के देशों को सब ओवरवेलमिंग, सबसे अधिक उन्हीं को फाइनेंस करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहे कि भाई यूक्रेन अब सरेंडर कर दे, पर आप यूरोपियन लड़ाई है तो आप उसको फाइनेंस करिए। उनका ये है कि अमेरिका $300 बिलियन खर्च कर चुका है, तो वो अब और खर्च करने के रास्ते में नहीं है। और चौथी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई वहां युद्ध विराम होता है और सिक्योरिटी के लिए कुछ यूरोपियन फोर्सेस वहां रहनी चाहिए, पर वो यूरोपियन फोर्सेस होंगी, वो नेटो फोर्सेस नहीं होंगी। तो अगर उस पे रशिया, जो उसका मतलब ये है कि रशिया और उन यूरोपियन फोर्सेस में लड़ाई होती है तो ऑटोमेटिकली रूस वहां सामने नहीं आएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्तव्य रक्षा सचिव अमेरिका ने दिया है। तो ये दिखाता है, जो कि भारत में बहुत लोग शुरू से मानते थे कि यूरोप में नाटो ने और शायद प्रेसिडेंट बाइडेन के एडवाइजर्स ने बड़ी गलत सलाह यूक्रेन को दी कि वो नेटो के मेंबर हो जाए, और अब रूप ऐसा ही लगता है कि अमेरिका यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप का समर्थन नहीं करेगा। तो एक रूपरेखा निकल रही है, जिस तरह से युद्ध विराम तो मैं नहीं कहूंगा, पर शायद कोई पॉज लड़ाई में हो। अब यूरोपियन चलिए ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा, लेकिन जिस डोनियास्क और लुगांस्क को लेकर के जिस तरह से रूस ने वहां पर कदम उठाए, दोनों इलाकों को अपने में मिला लिया, उसके बाद वहां पर सरकारें भी गठित कर दी, तो ये क्या फिर ये वापस रूस वहां से हटेगा तो नहीं? तो क्या कुछ इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए रूस अब बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। थोड़ा बहुत वो एडजस्टमेंट कर लेगा तो कर लेगा। उन्होंने, जैसा आपने कहा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके इन सब जगहों को, लुगांस वगैरह 30% यूक्रेन का उनके पास है, तो उसको अपने देश में शामिल कर लिया है। मैं तो इस समय समझता हूँ कि यूक्रेन का हाथ बहुत कमजोर है, क्योंकि रूस, यूक्रेन में भी रूस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और अगर यूक्रेन में इस समय कैजुअलिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी आर्मी, जैसे कि आर्मी में जो अगर लोग छोड़ के भाग जाते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ एक वॉर फैटीग भी आने लगा है। यूक्रेन में इलेक्शंस भी ओवर ड्यू हैं, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पर मुझे लगता है कि यूक्रेन के पक्ष में इस समय दिशा नहीं है। ना राष्ट्रपति ट्रम्प भी बहुत पूरी तरह से यूक्रेन को के समर्थन में है, और यूरोप के ऊपर है। अगर वो यूरोप पूरी तरह से समर्थन करता रहेगा तो देखिए, मर्द तो यूक्रेनियन ही रहे हैं, यूरोपियन तो बाकी लोग तो हथियार दे सकते हैं, पैसा तो दे क्या सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो स्थिति है वहां पर किसी तरह से युद्ध विराम वहां पर लागू हो जाए, और उसके बाद क्या कुछ होना है, किसकी सेना को कहां से हटना है, किसकी सेना को कहां जाना है, इस बारे में बातचीत शुरू हो? क्या ये हो सकता है? संभव है, पर मैं समझता हूं कि अगर युद्ध विराम या पॉज या कुछ भी होगा तो किसी न किसी रूप में इसको रशिया की जीत ही समझा जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत जगह से थोड़ा जिसको कहते हैं कि मुंह दिखाने के लिए या फेस सेविंग के लिए शायद रूस थोड़ा सा पीछे हट जाए, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि क्रीमिया और काफी जगह से रूस पीछे हटेगा। तो अब यूक्रेन को सोचना होगा कि ये, अगर उनका जो मेन बैकर था जिसने उनको इस युद्ध की तरफ झोंका, अमेरिका, अगर वो ही कन्नी काट रहा है या वो, तो फिर वो कैसे लड़ सकते हैं? ये तो यूक्रेन को ही सोचना होगा। इसमें एक ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है। ये कहा जाता है कि बैक चैनल दोनों के बीच में अच्छा कांटेक्ट है। ये कितना काम आ सकता है? ये बहुत काम आ सकता है, और इसी से कोई ना कोई रूप इस तरह का निकल सकता है जिससे कि थोड़ा सा फेस सेविंग यूक्रेन का भी हो जाए। कुछ कहा गया था कि ये जो एरिया है इसको परपेचुअल लीज यूक्रेन का ही रहे वो, पर वो परपेचुअल लीज पर दे दे रशिया को, तो जिससे कि डिफेक्टो वो रशिया के पास रहेगा, वो डिजोरे यूक्रेन के पास आ जाए। तो बहुत सारे रास्ते हैं जो कि कूटनीति से इस तरह का
एक खाका खींचा जा सकता है, जिससे दोनों देशों के जो भी अब के लक्ष्य हैं हम्म। वॉर के, वो लगे कि भाई उन्होंने पा लिए। पर इस समय मैं समझता हूँ कि यूक्रेन का हाथ इस में कुछ मुझे कमजोर नजर आ रहा है। एक सवाल और आता है यहाँ पर कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर आए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से बातचीत हो जाए, युद्ध विराम यहाँ पर लागू हो जाए, लेकिन यूरोप के देशों को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि यूरोप के देशों का हम रुख देखें तो वो रुख कहीं इस तरह का नहीं लगता कि युद्ध विराम हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए। वो रुख यही रहता है कि हम यूक्रेन के साथ हैं या यूक्रेन को वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस तरह का रुख कब तक चलेगा और इसका कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए, अभी तक तो रुख यूरोप का ये है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक भी अमेरिका का भी यही रुख था बिल्कुल। यूक्रेन से कि आप लड़ते रहिए और हम आपको जितना आपको असला चाहिए या आपको फाइनेंसेस चाहिए हम देंगे। पर अगर अमेरिका, जिसने $65 बिलियन तो बड़ा डायरेक्टली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसफर किया है, आर्म्स वगैरह, राष्ट्रपति ट्रंप ने $300 बिलियन की फिगर कोट की है कि साहब $300 बिलियन हम आज तक दे चुके हैं। तो यूरोप अगर अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए तैयार है, सक्षम है, उसके पास इतना पैसा है और इतना असला है कि वो यूक्रेन को सप्लाई करता रहे, तब तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और यूरोप और यूक्रेन को ये सोचना है कि ये कब तक लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बिना अमेरिका की एक्टिव सपोर्ट के, मदद के, वो रशिया को हरा सकते हैं। मतलब ये तो सपने वाली बात है। जो भी द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप तो हिटलर को ना हरा पाए, जब तक अमेरिका नहीं आया। पूरा यूरोप मिलके ना प्रथम विश्व युद्ध में ना द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को नहीं। और रशिया तो बहुत बड़ा, जर्मनी से 10 गुना बड़ा तो एरिया है उसका। बिल्कुल। तो सबको बड़ा, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ये तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की की और उनकी गलती है कि वो अमेरिका के शह पे और रूस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो गलती तो पूरी की पूरी मैं तो यूक्रेनियन लीडरशिप की ही मानूंगा। और अमेरिका, हर देश अपना भविष्य देखता है। अब जो अमेरिका अब देख रहा है कि भाई हम क्यों, तो हमने $300 बिलियन खर्च कर दिए, कब तक खर्च करेंगे। देखिए, ये याद रखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप अफगानिस्तान से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। जैसे ही उन्हें लगा कि अफगान तो लड़ नहीं रहा और अमेरिका कब तक लड़ेगा, तो उन्होंने दोहा में एकदम तालिबान से समझौता कर लिया कि भाई हम जा रहे हैं, अब जो चाहे करो आप। और बाइडेन साहब ने उस समझौते को फॉलो किया है। वो वहां पे उन्होंने उस समझौते को नकारा नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये समझ लिया है कि यूक्रेन रूस को नहीं हरा सकता। ठीक है। इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है एम्बेसडर तायल, एक तरफ जब हम कहते हैं कि यूक्रेन की हालत खराब हो रही है, यूक्रेन वॉर फटीग झेल रहा है, रूस को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? क्या रूस को वॉर फटीग नहीं है, या रूस की आर्थिक स्थिति वहाँ पर इस युद्ध के कारण डामाडोल नहीं हो रही है? रूस कहीं ना कहीं अलग थलग नहीं पड़ रहा है दुनिया में? तो रूस के ऊपर कितना दबाव है कि ये युद्ध किसी तरह से खत्म हो? रूस में वॉर फटीग बहुत है। रूस से मिलियन से ज्यादा लोग सेंट्रल एशिया में और देशों में यंग लोग चले गए हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वहां से भाग के, जिससे कि ड्राफ्ट ना हो जाए। और प्रेसिडेंट पुतिन को बिल्कुल पता है कि भरे बहुत है वहां रशियंस, तो उनके वो नंबर देते नहीं। वहां पे सुना है कि मतलब पब्लिकली फ्यूनरल भी नहीं होने देते हैं, जिससे जनता को पता ही ना चले कितने रूसी मरे। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि रूस के ऊपर भी दबाव है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो। पर अब उन्होंने नॉर्थ कोरियन बुला लिए हैं। अब सब खबरें ये आ रही हैं कि साहब अगर रशियन कम हो रहे हैं तो नॉर्थ कोरियन वहाँ उनको ब्रिगेड्स आ गई हैं। 10-20 हजार भी कोई खबरें हैं कि 10-20 हजार आ गए हैं। और हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वो उनकी बहुत ज्यादा वहां पर कैजुअलिटी हुई, और इस तरह की खबरें ये साउथ कोरिया की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब ये नहीं जानते कि ये खबरें प्लांट कराई जा रही हैं या असल खबरें हैं, लेकिन इसमें ये कहना है कि वो उनको फ्रंट से हटा लिया गया। पर देखिए, रशिया के भी जो फौजें हैं वो डिमोटिवेटेड हैं, क्योंकि वो यूक्रेन जैसे अमेरिकन थे। देखिए, वियतनाम वॉर में वो वियतनाम में झोंक दिए गए, पर उनका दिल लड़ाई में नहीं था उसमें। इसी तरह जो भी खबरें आ रही हैं जहां से भी कि रशियन फौजें जो यूक्रेन में लड़ रही हैं, उनका दिल इस लड़ाई में नहीं है। वो अपनी
देश के लिए नहीं लड़ रहे, यूक्रेनियन अपने देश के लिए लड़ रहा है, यूक्रेनियन मरने के लिए तैयार है। पर रशिया का जो फौजी है वहां पे, वो तो किसी तरह अपना टाइम काट रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा देश है रशिया, और वो बहुत ही यूक्रेन और उनका बराबर का युद्ध चल रहा है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि रशिया में भी देखिए, वो तो डिक्टेटरशिप है वहाँ, हम सब जानते ही हैं। तो कोई भी एक शब्द भी कहता है वॉर के खिलाफ, तो यूक्रेन में भी उसको जेल हो जाती है, रशिया में भी जेल हो जाती है। तो जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर इतने लोग वहां मर रहे हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वहां की जनता में उसके खिलाफ रोष होगा, और सब राष्ट्रपति पुतिन उसके वाकिफ होंगे, उसको जानते होंगे। तो वो भी चाहेंगे कि ये युद्ध विराम जल्दी से जल्दी हो, और इसी बेसिस पर मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों पक्षों को पहले तो एक कुछ बातचीत शुरू करवाने का प्रयत्न करेंगे, और कुछ रूपरेखा ऐसा निकालेंगे जिससे रूस और यूक्रेन दोनों ये क्लेम कर सकें कि भाई ये एक अच्छा समझौता है। एम्बेसडर तायल, एक म्यूनिक समिट होने वाली है कुछ दिनों में, और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी, और इस मामले को लेकर के कई सारी वहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो ये समिट कितनी महत्वपूर्ण है, और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से अपनी टीम को लगाया गया है एक रोड मैप बनाने के लिए, आपको क्या लगता है कितने समय में अब ये सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी युद्ध को समय हो गया? रोड मैप तो ऐसा है कि जरूर उनके जो चीफ नेगोशिएटर है वो भी वहां पर हैं। आज डिफेंस सेक्रेटरी ने अपना एक बयान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, उपराष्ट्रपति वांस भी वहां म्यूनिक में। मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ रूपरेखा, या दोनों पक्ष कहां तक आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उसका एक अनुमान ये तीनों अमेरिकन लीडर्स, उपराष्ट्रपति वांस और रक्षा सचिव हेक्सेथ और उनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं राष्ट्रपति ट्रम्प के, वो लगाएंगे। और उसके बाद मैं समझता हूं कि अपने सोच से कुछ रूपरेखा एक किसी समझौते की वो बनाएंगे, और दोनों पक्षों को मैं ये तो नहीं समझता कि उसको एकदम पब्लिक कर दिया जाएगा, पर उसके बाद यूरोपियन देशों के ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि वो राष्ट्रपति ट्रम्प को नाराज करके जो भी रूपरेखा राष्ट्रपति ट्रम्प रखते हैं उसको अस्वीकार कर देंगे और यूक्रेन के पीछे खड़े रहेंगे। वो है असली चीज, क्योंकि रूस में तो सब फैसला राष्ट्रपति पुतिन के पास है, उन्हें और किसी देश से कुछ चाहिए भी नहीं। नॉर्थ कोरिया ने फौजी भेज दिए हैं, बाकी कोई वहां पे पैसे की कमी नहीं है, तेल उनका बिक रहा है रशिया में। पर यूक्रेन बिना यूरोपियन यूनियन और नेटो की सपोर्ट के तो लड़ नहीं सकता, ना उनके पास असला है ना उनके पास पैसे हैं। ठीक है। और अगर अमेरिका कहता है कि भाई तो यूरोप ही उसको फुल्ली सपोर्ट करे, तो पूरी की पूरी जो आगे की रणनीति है वो अब यूरोप के मतलब नेटो भी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अमेरिका नेटो में नहीं साथ चलेगा नेटो के। तो एक यूरोपियन देशों को साथ मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो इसके लिए सक्षम है और विलिंग है, मतलब कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उनकी जनता का समर्थन भी होना चाहिए कि वो जो $65 बिलियन जैसे 2 साल में अभी अमेरिका ने दे दिए, क्या वो इस स्थिति में है कि यूक्रेन की इकोनॉमिक सपोर्ट भी करे, उसको पूरा असला भी फ्री दे। कुछ नहीं है कि यूक्रेन अभी पैसा नहीं दे सकता, रेयर्स है उनके पास है $1 ट्रिलियन के, पर वो समय लगेगा उसको एक्सप्लॉइट करने में। तो इसमें अब मैं समझता हूं कि 4 प्लेयर्स हैं, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, और मैं नाटो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि शायद अमेरिका और नाटो में कुछ मतभेद है, यूरोप के देश। और ठीक है एम्बेसडर तायल, काफी विस्तार से आपने इस विषय पर हमारे दर्शकों के सामने अपना विश्लेषण रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
और यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते